आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे आप सब। और करंट अफेयर से एक दिन लेट हुआ है, लेकिन अब आज से आपको प्रतिदिन मिलने लगेगा जो आपका साप्ताहिक कार्यक्रम है। साप्ताहिक जो आपका सोमवार का दिन है उस दिन पर मिलने लगेगा। इस बार थोड़ा मंगलवार को आपको मिल रहा है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपके करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें तो आपको वीडियो मिल ही रही है। साथ ही साथ आपके चैनल का जो कम्युनिटी टैब है, आपके चैनल के कम्युनिटी टैब में भी आपको वीडियो मिल रही है। तो कम्युनिटी टैब में भी जाना है आपको। कम्युनिटी टैब में जो आपको लिंक दिए जाते हैं, यदि आपके काम के हैं तो देखिए, अन्यथा आपको करंट अफेयर्स तो कम्युनिटी टैब से अवश्य करना है। प्रतिदिन के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपके कम्युनिटी टैब में दिए जा रहे हैं। तो कम्युनिटी टैब से प्रतिदिन का करंट अफेयर्स करते रहिए और साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो यहाँ पे वीडियो दी जाती है उसके माध्यम से करते रहिए, क्योंकि जो प्रतिदिन का करंट अफेयर्स होता है उसमें कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। वन लाइनर होता है तो उसको मैंने वहाँ पर रखा है, और जो डिस्कशन के योग्य हैं उनको हम साथ लेकर साप्ताहिक कार्यक्रम में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और जो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है, ये हम शुरुआत करने वाले हैं टेलीस्कोप से संबंधित। विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप लगातार चर्चा में रहते हैं। उन्हीं में से कुछ टेलीस्कोप हैं जो इन दिनों चर्चा में हैं, तो उनको समग्र रूप से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे रेडियो टेलीस्कोप की। और रेडियो टेलीस्कोप का जो कार्य होता है वो होता है कि अंतरिक्ष से जब कोई आवाज़ आती है, कोई वॉइस आती है, तो उसको कैच करना, उसका पता लगाना। तो इसका काम होता है रेडियो टेलीस्कोप का। अब रेडियो टेलीस्कोप में एक टेलीस्कोप है जो इन दिनों ख़राब हो गया है, जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। अरीसीबो ऑब्जर्वेटरी। अरीसीबो ऑब्जर्वेटरी नामक जो टेलीस्कोप है ये इन दिनों खराब हो गया है। और ये जो टेलीस्कोप है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो टेलीस्कोप है ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा पोर्तो रिको में। पोर्तो रिको में ये तैनात था, अब ये खराब हो गया। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये जो टेलीस्कोप था ये खराब हो गया है। तो आप जानते हैं एक दूसरा टेलीस्कोप बहुत चर्चा में रहता है जिसका नाम है फास्ट नामक जो टेलीस्कोप था, कहाँ पे लगाया गया था? चीन में लगाया गया था। और ये लगातार चर्चा में बना हुआ था क्योंकि इसका जो डायामीटर था ये लगभग 500 मीटर तक था, आधे किलोमीटर तक लगभग इसका जो आपको देखने को मिलेगा इसका डाया विस्तारित था। तो विश्व का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप था वो था फास्ट टेलीस्कोप, जो चीन में है, मौजूदा समय में चीन ने बनाया है। दूसरा जो सबसे बड़ा था वो था आपका अरीसीबो टेलीस्कोप, अरीसीबो ऑब्जर्वेटरी, जो अब खराब हो गया है, पोर्टो रिको में स्थापित था। तो अब चीन क्या कर रहा है? चीन विश्व के समस्त देशों को आमंत्रित कर रहा है कि आप आइए, फास्ट टेलीस्कोप का उपयोग कर, फास्ट टेलीस्कोप के उपयोग से आप आगामी जो आपके मिशन है, आगामी जो स्पेस के बारे में आप खोज करना चाहते हैं, वो आप इसकी सहायता से कर सकते हो। तो ये फास्ट टेलीस्कोप आपके लिए चर्चा में है। फास्ट टेलीस्कोप के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक पूर्व में आपने एक टेलीस्कोप और सुना होगा, नासा का था, जिसका नाम था स्पिट्जर नामक जो टेलीस्कोप था, जिसको वर्ष 2020 में सेवा से मुक्त कर दिया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो था, यह भी आपको पता होना चाहिए कि नासा का एक टेलीस्कोप है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है फास्ट नामक टेलीस्कोप, जो इन दिनों चर्चा में है। अब यहाँ पे एक और टेलीस्कोप इन दिनों चर्चा में है जिसका नाम है लोफर नामक टेलीस्कोप भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। लोफर नामक ये टेलीस्कोप है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय समसामयिक संदर्भों में। ये आपके लगा है नीदरलैंड में, ठीक है। लोफर नामक जो टेलीस्कोप है ये नीदरलैंड में लगा है। अब बात आती है कि ये टेलीस्कोप चर्चा में क्यों है, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि टेलीस्कोप के माध्यम से जो एलियन होते हैं उनका पता लगाया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो एलियन की आवाज़ है, एलियन से संबंधित है। इस तरह की कुछ गतिविधियां आप समाचार पत्रों में इन दिनों देखने को पा रही होंगे। तो किस टेलीस्कोप ने वो कैच किया है, उस साउंड को किस टेलीस्कोप ने कैच किया है, वो आपका है लोफर टेलीस्कोप, जो आपके नीदरलैंड में है। ये आपको इस संदर्भ में पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि ताऊ बूट्स जो पता लगाया गया, जो आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसको बोला गया है ताऊ बूट्स से आ रही है। और ये जो ताऊ बूट्स नामक स्थान है, ये जो ताऊ बूट्स जिसको चिन्हित किया गया है, ये लगभग 51 प्रकाश वर्ष दूर
51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है हमसे। और ये जो ताऊ बूट है, ताऊ बूट के बारे में और याद क्या रखना है कि ताऊ बूट्स का पता लगाया है लोफर ने। ताऊ बूट्स एक तारों का समूह है जो लगभग हमसे 51 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ जानकारी और कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि इस स्पित्जर स्पेस जो टेलीस्कोप है ये नासा का है, तो नासा के 2 मिशन इन दिनों चर्चा में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? नासा क्या कर रहा है, नासा अपने मिशन भेज रहा है। किस लिए भेज रहा है? सूर्य और पृथ्वी के जो अरोरा हैं उनका पता लगाने के लिए। तो सूर्य और पृथ्वी के अरोरा का पता लगाने के लिए नासा ने जो मिशन निर्धारित किया है, दोनों मिशन आपको पता होना चाहिए। पहला जो सूर्य के लिए है, सूर्य के अरोरा का पता लगाने के लिए है, इसका नाम है EU वेस्ट, ठीक है, EUVST। और दूसरा जो पृथ्वी के अरोरा का पता लगाने के लिए है उसका नाम है EZIE। तो ये दोनों मिशन आपको समसामयिक संदर्भों में पता होने चाहिए। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि नासा का कौन सा मिशन है जो सूर्य और पृथ्वी की अरोरा का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा। और इसमें जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा इसमें सहयोग कर रही है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला आपका टॉपिक है उड़ीसा से संबंधित है। क्या संबंधित है उड़ीसा से? उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी व्यक्ति उड़ीसा राज्य के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों से, कोई भी महिला यदि विकलांग पुरुष से शादी करती है या कोई भी पुरुष विकलांग महिला से शादी करती है तो राज्य सरकार उसको 2.5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। 2.5 लाख रुपया राज्य सरकार उसको देगी। ये घोषणा उड़ीसा सरकार ने किया है। अब उड़ीसा सरकार ने किया है तो उड़ीसा आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और आपको बता दें कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक इनका नाम है, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, तो आप टिक करेंगे कि भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है ये राउरकेला में बन रहा है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आगामी जो हॉकी विश्व कप होने हैं वो भी उड़ीसा में खेले जाने हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा से शादियों से संबंधित बात हुआ तो आपको बता दें कि उड़ीसा राज्य सरकार ने इससे पहले सुमंगलम नामक पोर्टल एक बनाया था। सुमंगलम नामक पोर्टल बनाया था। और इस पोर्टल का जो उद्देश्य था वो भी था कि इस पोर्टल से उड़ीसा राज्य सरकार चाहती थी कि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिले। तो पूर्व में भी सुमंगल पोर्टल बनाया था उड़ीसा राज्य सरकार ने, जिसके माध्यम से उड़ीसा राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर रही थी। ये आपको पता होना चाहिए। उड़ीसा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसने हॉस्टल को ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया, ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्राइबल जो यहाँ पे हॉस्टल हैं उनको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य है। और जैसे ही हम बात करते हैं ट्राइबल की तो आपको पता होना चाहिए कि जनजातीय महिलाओं की एक बटालियन है जिसका नाम है स्वाभिमान वाहिनी। और स्वाभिमान वाहिनी नामक जो बटालियन है ये आपको बिहार राज्य में देखने को मिलेगी। तो बिहार राज्य में जनजातीय महिलाओं से संबंधित जो बटालियन है उसका नाम क्या है? स्वाभिमान वाहिनी। और ये आपको बिहार में देखने को मिलेगी। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम विकलांगों की बात कर रहे हैं तो दिव्यांगों से संबंधित कुछ जानकारी कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 4 जनवरी को मनाया गया था। 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिन्होंने इस लिपि का विकास किया था, जिन्होंने सर्वप्रथम इस लिपि का विकास किया था, इनका नाम था लुइस ब्रेल। तो लुइस ब्रेल के नाम पर ही इसका नाम रखा गया विश्व ब्रेल दिवस। और 4 जनवरी उस दिन उनका बर्थडे होता है और उस अवसर पर हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। अब आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए गूगल ने एक आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक प्रिंटर बनाया था जिसका नाम था गूगल। एक कीवर्ड बनाया था जिसका नाम था, जो बनाया था
टॉकबैक नामक एक कीबोर्ड था जो गूगल ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? दृष्टिबाधित लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए बनाया था टॉकबैक। ये भी आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनाया गया है। ये आपका बनाया गया है गूगल के द्वारा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ जानकारी और आपको कर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि उड़ीसा राज्य सरकार ने ये योजनाएं लॉन्च की हैं। तो उड़ीसा के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय हॉकी जो हमारा है, भारतीय हॉकी को जो प्रायोजित करने वाला जो हमारा प्रदेश है वो आपका है उड़ीसा। उड़ीसा जो है पुरुष और महिला दोनों हॉकी को प्रायोजित कर रहा है। यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहीं पे कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं गूगल की, क्योंकि हमने देखा गूगल ने एक कीबोर्ड बनाया है। तो गूगल की बात कर रहे हैं तो गूगल ने अभी हाल ही में भारत में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक इनसाइट नामक टूल विकसित किया है। इनसाइट नामक टूल विकसित किया है गूगल ने। उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। और इसके माध्यम से गूगल क्या है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को आप गूगल में क्या सर्च करते हैं पर्यटन से संबंधित, वो पर्यटन उद्योग को देगा। और इस प्रकार से यदि हम कहें तो गूगल का जो व्यवसाय है वो आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें यदि हम देखें तो गूगल की बात कर रहे हैं। गूगल ने कुछ दिनों पूर्व ही आरती साहा के नाम से एक डूडल बनाया था। गूगल डूडल आप सुनते होंगे। तो डूडल क्या होता है? जब आप गूगल सर्च करते हैं क्रोम में तो आप देखने को पाते हैं कि कुछ चित्रकारी वहाँ पे आपको देखने को मिलती है जिसको डूडल बोलते हैं। तो गूगल ने आरती साहा के नाम का एक डूडल बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि आरती साहा जो है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय हैं, इसलिए ये जानकारी महत्वपूर्ण आपके लिए है। और इन्हीं को सम्मान देने के लिए गूगल ने एक डूडल भी बनाया था। गूगल की पेरेंट कंपनी की यदि हम बात करें तो इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फावेट, इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि गूगल ने अभी हाल ही में सीबीएसई जो आपका बोर्ड है, सीबीएसई से समझौता किया है। किसके संदर्भ में? 1 मिलियन अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए गूगल ने सीबीएसई से समझौता किया है। ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। नियर बाय शेयर, फाइल शेयर करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है नियर बाय शेयर। तो नियर बाय शेयर जो है ये गूगल द्वारा तैयार किया गया है, ये जानकारी होनी चाहिए। और महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए इन्होंने बनाया था डिजी पिवोट बनाया था महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि गूगल के बारे में है और समय समय पर यदि आप अपने को अपडेट करते रहते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की। जैसे भारत में एक नई एयरलाइन प्रारंभ हुई है जिसका नाम है फ्लाई बिग एयरलाइन प्रारंभ हुई है भारत में। और भारत में प्रारंभ हुई है इसलिए महत्वपूर्ण है। अब पूछा जा सकता है कि फ्लाई बिग जो एयरलाइन है इसकी पहली उड़ान कहां से कहां तक थी? तो फ्लाई बिग जो एयरलाइन है इसकी पहली उड़ान जो थी ये थी आपकी इंदौर से अहमदाबाद के बीच में इसकी पहली फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि कोई भी फ्लाइट की बात करते हैं, उड्डयन की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो मंत्रालय है वो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। और इन्हीं को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया है। तो दोनों प्रभाग इनको दिए हैं, 2 विभागों की ये मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की। तो आप जानते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइफ लाइन उड़ान प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? कोविड काल में लाइफ लाइन उड़ान प्रारंभ किया था, जिसका उद्देश्य था कि पूरे भारत में दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके लिए कोविड काल में लाइफ लाइन उड़ान नामक एक मुहिम चलाया था भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग ने, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि भारत का जो हवाई अड्डा है जिसको बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है
उसमें लगभग 74% जो हिस्सेदारी है वो बेच दी गई है, और लगभग 74% जो हिस्सेदारी है इसको खरीदा किसने है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको अदानी ग्रुप ने खरीद लिया। तो मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसमें 74% हिस्सेदारी अब अदानी ग्रुप की हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है, एक नदी है, नदी का नाम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, TIREKHTYAKH। अब इसको जो आप उच्चारण करें, ट्रैक, ये आप जो उच्चारण करें आप कर सकते हैं। रसिया की एक नदी है, और ये जो रिवर है ये महत्वपूर्ण है, इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में क्यों है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो नदी है चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक राइनो का शव पाया गया है, एक गैंडे का शव पाया गया है, और ये जो गैंडा है ये है ऊनी राइनो है, और इसको माना जाता है कि ये हिमयुग से संबंधित है, सैकड़ों हजारों वर्षों पूर्व से है, हिमयुग से संबंधित है, हिमयुग से इसका संदर्भ माना जा रहा है। तो ये नदी आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में ऊनी राइनो या हिमयुग से संबंधित राइनो का या गैंडे का शव कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रूस से प्राप्त हुआ है, किस नदी से प्राप्त हुआ है, तो इस नदी का नाम आप नोट कर लीजिएगा, TIREKHTYAKH। ठीक है, इसका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये जो नाम इसका है, इसका नाम भी दिया गया है सासा, इस राइनो का नाम भी दे दिया गया है सासा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सासा नामक हिमयुगीय राइनो की शव की प्राप्ति कहाँ से हुई है, रसिया से हुई है, किस नदी से हुई है, ये आपने नोट कर लिया। अब जैसे ही बात कर रहे हैं हम राइनो की, तो आपको पता है कि विश्व के 2/3 एक सिंघी गैंडे सिर्फ भारत में रहते हैं, और ये काजीरंगा, मानस, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, जलदापाड़ा हो गया। जलदापाड़ा के बाद इसके बाद आप जानते हैं प्रोजेक्ट राइनो जो प्रारंभ किया गया है उसमें कुछ अन्य राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ा गया है। जैसे इसमें वाल्मीकि जोड़ा गया है, वाल्मीकि के साथ साथ उत्तर प्रदेश का दुधवा जोड़ा गया है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, और नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी जोड़ा गया है। तो प्रोजेक्ट राइनो के अंतर्गत यदि हम देखें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान अब जुड़ चुके हैं, और इसमें राइनो का एक सिंघी गैंडों का संरक्षण पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब नदियों की बात कर रहे थे, तो नदियों में आपकी एक नदी है, महत्वपूर्ण है इन दिनों। क्यों महत्वपूर्ण है? एक नदी आती है नुब्रा नदी। नुब्रा जो नदी है ये सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बहती है। जब सियाचिन ग्लेशियर पिघलता है उसी समय नुब्रा नदी आपको बहती है, अन्यथा इस नदी मार्ग में आपको जल देखने को नहीं मिलेगा। तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है जब पिघलने के बाद नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है उसको संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण सैनिक हैं हमारे, इनका नाम है कर्नल नरेंद्र कुमार। इन्होंने योगदान दिया था, और अभी हाल ही में कर्नल नरेंद्र कुमार का देहांत हुआ है, जिसके कारण वो खुद चर्चा में है। क्योंकि जो आप जानते हैं एक घाटी है आपको नंदा देवी, नंदा देवी पर चढ़ने वाले, नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे नरेंद्र कुमार, कर्नल नरेंद्र कुमार। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब सियाचिन ग्लेशियर की बात आती है, हमने जो सियाचिन ग्लेशियर को मुक्त कराया था उस समय हमने चलाया था ऑपरेशन मेघदूत। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन मेघदूत क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नदियों की बात कर रहे हैं तो एक नदी और आपको याद आना चाहिए, क्या है? ब्यास नदी। ब्यास नदी क्यों याद आना चाहिए? क्योंकि ब्यास नदी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी डॉल्फिन, और पंजाब राज्य सरकार ने इसको अपना जलीय जीव घोषित किया है। अब जो ब्यास नदी है इसी में एक डैम बना है जिसको बोलते हैं पोंग डैम। पोंग डैम बोलते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए तो महाराणा प्रताप सागर। महाराणा प्रताप सागर। और ये जो महाराणा प्रताप सागर है ये क्या है? यह एक रामसर साइट है। पोंग डैम या महाराणा प्रताप सागर एक रामसर साइट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम देखें तो कुल 3 रामसर साइट हैं, जिनमें से एक हो जाता है महाराणा प्रताप, दूसरा आपका हो जाता है
ताल, तीसरा हो जाता है रेणुकाजी। तो 3 रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में है, तीनों आपको पता होना चाहिए। अब ये क्यों चर्चा में है, पोंग डैम क्यों चर्चा में है? क्योंकि आप जानते हैं कि पोंग डैम में बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हुई थी और बोला गया कि इसके लिए एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा को इसका कारण माना गया, बर्ड फ्लू को इसका कारण माना गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और बर्ड फ्लू की यदि हम बात करें तो H5N1 इसका नॉर्मल जो स्ट्रेन होता था वो H5N1 होता था, लेकिन इस समय जो देखा गया है वो है H5N8। H5N8 नामक बर्ड फ्लू का स्ट्रेन मौजूदा समय में भारत के कई राज्यों में देखा गया है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश शामिल हैं। तो एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू और इनके जो स्ट्रेन हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं आगे की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यटन उद्योग के बारे में हमने देख लिया, गूगल के बारे में हमने देख लिया कि गूगल ने इनसाइट टूल विकसित किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो अब हम देखने वाले हैं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय कहाँ पे है, पूछा जा सकता है कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है। तो मैं बता दे रहा हूँ, भारतीय विज्ञान मानव विज्ञान जो केंद्र है हमारा सर्वेक्षण कार्यालय, इसका कार्यालय है कोलकाता में। तो आपको नोट क्या कर लेना है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। अब इसकी चर्चा हमने क्यों किया, इसकी चर्चा हमने इसलिए किया क्योंकि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने अभी बताया कि जो सेंटिनलीज नामक जाति है, सेंटिनलीज नामक एक जाति है जो अंडमान निकोबार जनजाति है, जो अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों में रहती है, वो लगातार संकटग्रस्त है। तो इस सर्वेक्षण ने, इस कार्यालय ने, इस संस्था ने बताया कि अब उनको अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, वहाँ पे कोई मानवीय हस्तक्षेप हम लोगों का, सरकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनकी जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है और ये लगभग 40 से 50 में सिमट गए हैं। तो यदि हम बात करें कि और कौन कौन सी जनजातियां अंडमान निकोबार में रहती हैं, तो आपको याद आना चाहिए जारवा रहते हैं, सोमपेन नामक यहाँ पे जनजाति रहती हैं, निकोबारी नामक आपको जनजाति देखने को मिल जाएंगी, ओंग नामक जनजाति देखने को मिल जाएंगी। इसके अतिरिक्त सेंटिनलीज आपको महत्वपूर्ण है ही। तो कौन कौन सी जनजातियां अंडमान में रहती हैं ये आपको पता हो गया और आपने देखा कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का जो कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। अगली बात हम कर लेते हैं आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट की। आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए फैक्ट की क्या बात करनी है कि आंध्र प्रदेश जो है, जिसके मुख्यमंत्री हैं आप जानते हैं कि जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के जो जिला सड़क है, जिला को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं और राज्य मुख्यालयों को जोड़ने वाले जो सड़कें हैं, उनके उन्नयन के लिए अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर संघाई में आता है। संघाई आप जानते हैं चीन का एक शहर है, इसने कुछ ऋण दिया है और इसने जो ऋण दिया है वो दिया है $646 मिलियन। तो $646 मिलियन का ऋण आंध्र प्रदेश को मिला है। क्यों मिला है? जिला को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं और राज्य मुख्यालय को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनके उन्नयन के लिए यह मिला है। तो आंध्र प्रदेश हमारे लिए चर्चा में आ जाता है, हो जाता है। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश की बात आए तुरंत आपको पता होना चाहिए कि एशियन वाटर बर्ड सेंसस अभी हाल ही में प्रारंभ हुआ था और यह भी आंध्र प्रदेश से ही प्रारंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोलेरू झील है जहां पे ये सेंसस कराया जा रहा है और इसमें जो महत्वपूर्ण पक्षी था जिस पे ध्यान केंद्रित किया गया उसका नाम है इंडियन स्कीमर्स। तो इंडियन स्कीमर्स आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्कीमर्स पर विशेष रूप से एशियन वाटर बर्ड सेंसस का फोकस है और एशियन वाटर बर्ड जो सेंसस है इसको जो जारी करने वाली, इसको जो लागू करने वाली संस्था है, इसको जो कराती है संस्था, इसका नाम है वेटलैंड इंटरनेशनल। और इसने भारत में किसके सहयोग से किया है? तो भारत में इसने जो सहयोग से किया है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में इसने
किस संस्था के सहयोग से एशियन वाटर बर्ड सेंसस को लाया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है जिसके सहयोग से भारत में ये सेंसस कराया जा रहा है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और आपका कौन सा हो गया, ये वाला हो गया वेटलैंड इंटरनेशनल, ये दोनों मिलकर इस सेंसस को करा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं यहीं पे है आपका रूसीकोंडा बीच, और रूसीकोंडा बीच को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है बन्नी उत्सव, तो बन्नी उत्सव के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे एगद्दी नामक एक त्यौहार मनाया जाता है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें यहाँ का एक स्थान है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा क्यों चर्चा में है, विजयवाड़ा में भारत का पहला एक्वा फार्मर सेल बनाया गया है, एक्वा फार्मर सेल बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैंने आपको जो प्रतिदिन का करंट अफेयर्स होता है उसमें भी मैंने इसकी डिटेल डाल दी थी। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले फैक्ट की। अगला तथ्य हमारा क्या है, अगला तथ्य हमारा है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी हाल ही में भारत ने इजराइल के साथ मिलकर एक टेस्ट किया है, एक मिसाइल का टेस्ट किया है, और जो मिसाइल है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल उसको कहते हैं। तो ईरान के साथ हमने ये टेस्ट किया है, तो इजराइल के साथ किया है, तो इजराइल हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका एक शहर है तेल अबीब। तेल अबीब जो शहर हैं इनकी एक गली का नाम रखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। ये आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे किस देश में एक गली का नाम रखा गया, तो इजराइल में एक गली का नाम रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश में एक चौक का नाम हरबंस राय बच्चन के नाम पे रखा गया है, तो आपको टिक करना है पोलैंड। तो पोलैंड में एक स्थान है, चौक है, उसका नाम रख दिया गया है हरिवंश राय बच्चन के नाम पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इजराइल की हम बात कर रहे हैं, तो इजराइल से हमने हाल ही में 2 बंदूकें खरीदी हैं। एक का नाम है अरड नामक एक बंदूक खरीदी है, दूसरा है कार्मेल। तो अरड और कार्मेल नामक 2 बंदूकें हमने खरीदी हैं इजराइल से, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इजराइल ने मेघालय जो हमारा राज्य है, मेघालय में एक उत्कृष्टता केंद्र खोला है, और जो उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है किसके लिए खोला गया है, हाई वैल्यू वेजिटेबल के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र इजराइल ने मेघालय में खोला है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं कि इन दिनों अब्राहम एकॉर्ड चर्चा में है, अब्राहम एकॉर्ड चर्चा में है। अब बात आती है ये है क्या, अब्राहम एकॉर्ड क्या है। अब्राहम एकॉर्ड के अंतर्गत गल्फ के अन्य देशों के साथ संबंध बहाली इजराइल कर रहा है, जैसे अभी हाल ही में बहरीन के साथ किया, अभी हाल ही में यूएई के साथ किया। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ इनके शत्रु संबंध थे, मित्रवत संबंध नहीं थे, तो उनके साथ संबंधों की बहाली अब हो रही है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम, इस पूरे जो प्रोजेक्ट है जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, उसका नाम रखा गया है अब्राहम एकॉर्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और मिसाइलों की बात हो रही है, तो कुछ मिसाइलों के नाम मैं बता देता हूं जो इन दिनों चर्चा में है, जैसे ध्रुवास्त्र आप जानते हैं कि डीआरडीओ द्वारा विकसित है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। दूसरी है आपकी संत, इसका परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, ये भी टैंक को मार गिराने वाली मिसाइल है। और तीसरा है रुद्रम क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, और तीनों के तीनों डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट, महत्वपूर्ण है। भारत में पहली बार कहीं पर कनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है, तो वो राज्य है आपका जम्मू कश्मीर। आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि कनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया, कहां पर स्थापित किया गया, तो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात जम्मू कश्मीर की आती है, आपको याद आना चाहिए कि वहां के उपराज्यपाल कौन है, तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। और आपको बता दें कि मनोज सिन्हा पूर्व में रेल राज्य मंत्री भी थे, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो आपका आता है गाजीपुर।
और गाजीपुर जो इनका संसदीय क्षेत्र था जहां से चुनाव लड़े थे, इस बार हार गए थे, ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। और जैसे ही बात उत्तर प्रदेश की आती है, जम्मू कश्मीर से आप उत्तर प्रदेश तक पहुंचे, उससे पहले कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो संयुक्त उच्च न्यायालय है, उसके अभी हाल ही में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो चेंज हो गए हैं। अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं पंकज मित्तल। अभी तक गीता मित्तल थी, अब पंकज मित्तल हो गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो संयुक्त उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल। इनका भी नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, और उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी कि गाजीपुर स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बारे में बता दें कि अभी इन्होंने किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। और ये जो किसान कल्याण मिशन इनके द्वारा चलाया गया है, ये 75 जिलों में चलाया जाएगा, और 75 जिलों में से प्रत्येक में से 100 किसानों को इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसान कल्याण मिशन, और इसका उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुना करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ राजधानी है, और लखनऊ में है आपका लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसको हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वो लगातार चर्चा में है। क्यों? क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना प्रारंभ किया है। कर्मयोगी योजना प्रारंभ किया है। ये क्या है? इसके अंतर्गत यदि कोई विश्वविद्यालय का छात्र प्रतिदिन कुछ कार्य करना चाहे, मैक्सिमम 2 घंटे, तो विश्वविद्यालय क्या करेगा, 2 घंटे के लिए उसको कार्य उपलब्ध कराएगा, और इसमें उसको 2 घंटे के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये शुरू किया है कि जो भी छात्र हैं, आर्थिक समस्या होती है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो साथ साथ पढ़ाई भी कर सकें और एक जॉब भी उनको मिल सके। तो लखनऊ विश्वविद्यालय स्वयं से ये जॉब उनको प्रोवाइड कराएगा, और इस मिशन का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है कर्मयोगी योजना। ये आपको पता होना चाहिए। मिशन कर्मयोगी नहीं, जो IAS अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए है वो आपका अलग हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो आपको बता दें आपका राज्य है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, जिन्होंने लॉन्च पैड योजना विकसित किया है। लॉन्च पैड योजना शुरू किया है। अब लॉन्च पैड योजना क्या है? लॉन्च पैड योजना में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम है। यदि कोई युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और वो चाहता है कि सरकार उसको कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, तो लॉन्च पैड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार उसको भी रोजगार मुहैया कराएगी, जिसके अंतर्गत लॉन्च पैड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सरकार स्टेशनरी शॉप, कॉफ़ी शॉप, टी शॉप, इस तरह की शॉप को खुलवाएगी, जिसमें रोजगार पार्ट टाइम के लिए कोई भी छात्र जो 18 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका है वो इससे जुड़ सकता है, और एक प्रकार से वो आत्मनिर्भर बन सकता है। अब ये हमने देख लिया, लॉन्च पैड योजना हमने देख लिया, मतलब साइड बाय साइड वर्क है कि आप काम भी कर सकें और अपना पढ़ाई भी कर सकें, और कुछ भी साथ कर रहे हैं तो वो भी कर सकें। और मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तो इनका एक मिशन था जिसका नाम था एक जिला एक शिल्प। ये आपको पता होना चाहिए कि एक जिला एक शिल्प किस राज्य द्वारा चलाया गया था? ये था मध्य प्रदेश। और इसी से जुड़ता हुआ एक जिला एक उत्पाद ये शुरू किया था यूपी ने। एक जिला एक उत्पाद इसको शुरू किया था यूपी ने। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, एक जिला एक शिल्प मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो तेंदुओं और बाघों की आबादी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, जहां पे हॉट बैलून एयर सफारी प्रारंभ की गई है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ जानकारी और हम देख लेते हैं। जैसे आप यूपी पे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी और दे दें कि विश्व की सबसे बड़ी, नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी क्षमता है 600 मेगावाट, ये लगाई गई है ओंकेश्वर बांध पर। ओंकेश्वर बांध, और ओंकेश्वर बांध कहाँ मिलेगा? नर्मदा नदी पर मिलेगा। किस स्थान पे, किस जिले में मिलेगा? खंडवा जिले में मिलेगा। खंडवा जिला कहाँ पे पड़ता है? MP में पड़ता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि
विश्व की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है ये खंडवा जिले में लगाई गई है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब यूपी की बात कर रहे थे, तो यूपी में हाल ही में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया गया है। तो इसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटियां कभी कभी हो जाती हैं क्योंकि बहुत मिले जुले शब्द हैं। जैसे भारत का पहला लेदर पार्क कानपुर, भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता, भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी गुजरात, इसके बाद भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और आपको बता दें अभी हाल ही में पीएम आवास योजना शहरी के आंकड़े जारी किए गए। आवास योजना और पीएम आवास योजना शहरी में जो राज्य हमारा है वो यूपी है, जो टॉप पर है। तो पीएम आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है। यदि हम बात करें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की या हिमालयी राज्यों की, तो इसमें आपका त्रिपुरा टॉप पे है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पुडुचेरी टॉप पे है। यदि हम नगर निगम की बात करें कि कौन सा नगर निगम टॉप पे है, तो विशाखापट्टनम नगर निगम टॉप पे है। ये आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात यहां पर हो रही है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है नरौरा, ये भी याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यहाँ पे नरौरा में, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। यहाँ पे एक स्थान है मोदी नगर गाजियाबाद में, जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे एक राष्ट्रीय उद्यान है मणिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान, मणिकेतन 16 नेशनल पार्क। अब मणिकेतन 16 नेशनल पार्क चर्चा में है। और आपको बता दें कि ये मणिकेतन 16 नेशनल पार्क की बात आए या आपसे पूछ लिया जाए कि पम्बुदम 16 या आपसे पूछ लिया जाए एराविकुलम या आपसे पूछ लिया जाए पेरियार, तो ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपको केरल राज्य के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो आप इनको याद रख लीजिएगा, जैसे मणिकेतन 16, पम्बुदम 16, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये आपको केरल में देखने को मिलेंगे। अब मणिकेतन 16 ही चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके 1 किलोमीटर के क्षेत्र को, इस राष्ट्रीय उद्यान के जो बॉर्डर का क्षेत्र है वहां से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। और इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद क्या होगा, यदि इस राष्ट्रीय उद्यान के 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां होंगी, तो उनको पूर्णतः बंद किया जाएगा। ये फायदा है इको सेंसिटिव जोन घोषित होने का। तो यह याद रखना है आपको कि मणिकेतन 16 नेशनल पार्क कहाँ पे है। ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राज्य आपको उस संदर्भ में पता होना चाहिए। अब आपको बता दें, क्योंकि बात हो रही है केरल की, तो केरल की बता दें कि सौर ऊर्जा से जो संचालित होने वाली है मिनी ट्रेन, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनी ट्रेन, इसका संचालन भी केरल में किया गया। केरल में नाव एम्बुलेंस का संचालन किया गया, ये भी आपने देखा था। प्रतीक्षा नामक नाव एम्बुलेंस का संचालन भी केरल में किया गया था, ये भी आपने देखा था। यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है बड़क्कुनाथन। बड़क्कुनाथन जो टेम्पल है ये महत्वपूर्ण है। बड़क्कुनाथन टेम्पल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे त्रिशूर पूरम नामक त्यौहार मनाया जाता है। बड़क्कुनाथन टेम्पल में त्रिशूर पूरम नामक त्यौहार मनाया जाता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको बता दें, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं, तो दीपोर बीच है, दीपोर बीच है असम में। और दीपोर बीच जो असम में है यह भी एक रामसर साइट है। और यहाँ पे मत्स्यन की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया, मतलब मछली जो आप पकड़ते थे, मछली पकड़ने की जो गतिविधियाँ थी वो दीपोर बिल में प्रतिबंधित कर दी गई हैं, असम से संदर्भित है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब बात करते हैं हम केरल की, तो आपको ये भी याद आना चाहिए कि केरल का कप्पड़ बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी दिया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला आपको बताना है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने तमिल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी का गठन किया है, तमिल अकादमी स्थापित की है। तो तमिल अकादमी की स्थापना अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तमिलनाडु की सभ्यता और संस्कृति को
प्रसारित करना, संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। भाषा को संरक्षित करना, संस्कृत को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। तो तमिल अकादमी की स्थापना दिल्ली राज्य सरकार ने किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिल्ली राज्य सरकार ने किया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से सांसद हैं गौतम गंभीर, जिन्होंने जन रसोई नामक कैंटीन भी शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु मछली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, विदेशी पर्यटकों के मामले में यह राज्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है, और अंगदान में भी यह राज्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है। तो मछली उत्पादन, अंगदान और विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक, यदि हम पूछ लें कि भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ पर बनाया गया है, तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंगदाता स्मारक जयपुर में बन रहा है, लेकिन अंगदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वो आपका है तमिलनाडु। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। जैसे अभी हाल ही में मलाला यूसुफजई, मलाला नाम तो सुना होगा और मैंने रटा भी दिया होगा यदि आप मेरे से जुड़े होंगे। मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया गया है। किस देश द्वारा? अमेरिका ने पारित किया है। क्यों पारित किया है? स्कॉलरशिप देने के लिए। किसको स्कॉलरशिप देने के लिए? पाकिस्तान की किशोरियों को स्कॉलरशिप देने के लिए। मतलब पाकिस्तान की कोई भी महिला जो अमेरिका में पढ़ना चाहती है, अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाहती है, उसके लिए एक योजना है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप पुरस्कार या स्कॉलरशिप योजना, ये शुरू की गई है अमेरिका के द्वारा। अब मलाला यूसुफजई नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मलाला यूसुफजई के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब भी नोबेल पुरस्कारों की बात होती है मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। मलाला यूसुफजई के साथ साथ कैलाश सत्यार्थी थे जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से दिया गया था। अब संयुक्त रूप से दिया गया था तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज के समय में जो वर्ष 2020 का नोबेल प्राइज है ये किसको मिला है ये भी पता होना चाहिए। ये मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। ठीक है, तो इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कैलाश सत्यार्थी हैं तो कैलाश सत्यार्थी ने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे बिल फॉर चिल्ड्रन, पूर्व में भी आपने नोट किया होगा बहुत बार, बिल फॉर चिल्ड्रन। दूसरी है एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये रट जानी चाहिए आपको, एवरी चाइल्ड मैटर्स। और तीसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है बिकॉज वर्ड्स मैटर्स। ठीक है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, बिकॉज वर्ड मैटर्स और बिल फॉर चिल्ड्रन, ये तीन पुस्तकें कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई हैं। इनकी एक संस्था है जिसका नाम है गुड्स बीफ फाउंडेशन। गुड्स बीफ फाउंडेशन ये एक संस्था है जिसके हेड हैं कैलाश सत्यार्थी। मलाला यूसुफजई ने भी वर्ष 2000, ऐसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन वर्ष 2019 में जो इनकी पुस्तक आई थी बी आर डिस्प्लेस्ड, बी आर डिस्प्लेस्ड, ये पुस्तक है जो वर्ष 2019 में आई थी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई है। और ये पाकिस्तान की कार्यकर्त्री हैं, पाकिस्तान से संबंधित सामाजिक कार्यकर्त्री हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है ग्लोबल आयुर्वेद समिट का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो चौथे ग्लोबल आयुर्वेद समिट का आयोजन केरल में किया जाएगा, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में 2 नए आयुर्वेद के कॉलेज खोले गए हैं, एक आपका जामनगर में खोला गया है, दूसरा आपका जयपुर में खोला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसके साथ साथ कुछ खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, जैसे खेलो इंडिया। ठीक है, अब खेलो इंडिया में 3 कैटेगरी है, तीनों को आपको नोट करना है। जैसे खेलो इंडिया आइस हॉकी कहाँ पे आयोजित की गई? खेलो इंडिया आइस हॉकी का आयोजन कहाँ पे किया गया? कारगिल में किया गया। ठीक है, यदि प्रश्न बन जाए कि खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ पे होगा, तो विंटर गेम का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ पर होगा? गुलमर्ग में होगा।
ठीक है। यदि हम पूछ लें कि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये होगा पंचकुला में इसका आयोजन होगा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और प्रतिदिन के करंट अफेयर्स को भी कम्युनिटी टैब में जाकर अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ से प्रतिदिन के आपके कम से कम 10 प्रश्न मिल जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आप कम्युनिटी टैब कर रहे हैं, साप्ताहिक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।